वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुप्ता पीरियड शुरू कल कर दिया था, आज उसका सेकंड पार्ट करेंगे और गुप्ता पीरियड भी खत्म हो जाएगा, यानी गुप्त वंश भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा कि श्रीगुप्त ने फाउंडर था, श्रीगुप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, क्रोनोलॉजी याद रखना, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लिया, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अब स्कंदगुप्त से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 रूल लगी और छठा स्कंदगुप्त। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन करा है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे यूपीपी से लेटेस्ट न्यूज़ को ज्वाइन करिए, और इसके नोट्स चाहते हैं आप तो कंप्लीट पूरी तैयारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्कंदगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। ठीक है, महान शासकों की बात करें। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण किया है। मतलब सभी को त्याग कर लक्ष्मी ने किसका वर्ण किया है, स्कंदगुप्त का वर्ण किया है। और लक्ष्मी जो है, मतलब स्कंदगुप्त की लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के पर लक्ष्मी राजा स्कंदगुप्त को कई वस्तु प्रदान करते हुए चित्रित की गई हैं। मतलब स्कंदगुप्त की लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के हैं। ठीक है, स्वर्ण सिक्के जो है लक्ष्मी प्रकार के, उसमें लक्ष्मी जो है राजा को कई वस्तुएं खुद ही स्वयं प्रदान कर रही हैं। ठीक है, ये स्कंदगुप्त के सिक्कों में दिखाया जाता है। दूसरा, स्कंदगुप्त के स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्राप्त हो चुके हैं, सोने के भी और चांदी के भी। सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय ही गुप्त स्वर्ण मुद्राएं 144 ग्रेन में ढाली गई थी। ठीक है, सबसे पहले किसके शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही गुप्त स्वर्ण मुद्राएं 144 ग्रेन में ढाली गई थी। दूसरा, लक्ष्मी या राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं स्कंदगुप्त ने ही चलाई थी। ये जो लक्ष्मी प्रकार की मुद्राएं हैं, लक्ष्मी चित्रित थी, जिसमें किसने चलाई थी, स्कंदगुप्त ने चलाई थी। स्कंदगुप्त ने तांबे का कोई भी सिक्का प्रचलित नहीं किया। स्कंदगुप्त ने कोई भी तांबे का सिक्का प्रचलित नहीं किया, सिर्फ सोना चलाएगा तुम्हारा भाई, बहुत पैसा अपने पास। ठीक है, हुणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। जो हुन्स थे, इसके बाद हुण आ जाएंगे, क्योंकि हुणों का जो आक्रमण है स्कंदगुप्त के समय ही हुआ है। ठीक है, और हुणों का नेता जो था वो कौन था, खुशनवाज था। हुणों का नेता कौन था, खुशनवाज। हुणों का नेता खुशनवाज था। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त एवं हुणों के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। किसके बीच में, स्कंदगुप्त और हुणों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। कहाँ से, भीतरी अभिलेख से। भीतरी अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त और हुणों के युद्ध का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हुणों को परास्त कर दिया। स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया। अभी मुझे अब आप कमेंट में बताओ, शकारी किसको कहते थे, किसने शकों को पराजित किया था। ये मैंने कल के में पढ़ाया, अगर याद है, अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ रहे हो तो जवाब दो जरा। ठीक है, चलो। महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के बाद कुमारपाल ने उसका पुनरुद्धार करवाया था। तो ये तो चलो हम लोग मिडीवल हिस्ट्री में पहुंच गए। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का जो प्रांतपति है वो पर्णदत्त था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था, पर्णदत्त। कौन था, पर्णदत्त। मंदसौर अभिलेख में दशपुर के सूर्य मंदिर निर्मित करवाने का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन से अभिलेख में सूर्य मंदिर का निर्माण कराने का उल्लेख प्राप्त होता है, मंदसौर के अभिलेख से। ठीक है, महाकवि वाणभट्ट शाहाबाद के रहने वाले थे। ठीक है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम के रचनाकार कौन थे, वाघभट्ट। कौन थे, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम के रचनाकार वाघभट्ट थे। कौन थे, वाघभट्ट। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में सोने के सिक्के का वजन सर्वाधिक था। ठीक है, सोना बहुत था, बहुत पैसा था भैया, लक्ष्मी इनके पास है एक तरह से। और गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर 24% थी। ठीक है, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त की तुलना कृष्ण से करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कृष्ण अपने शत्रुओं को परास्त करने के पश्चात अपनी माँ देवकी के पास वापस आ गए, उसी तरह से स्कंदगुप्त भी अपने शत्रुओं को परास्त कर वापस आता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं स्कंदगुप्त के अभिलेख, जो आपको याद रखने। एक है जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा है भीतरी स्तंभ लेख, कोहम स्तंभ लेख, इंदौर ताम्रपत्र, सूपिया अभिलेख और गढ़वा शिलालेख। ठीक है, चलिए जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देखते हैं। अब नाम से पता चल रहा है जूनागढ़ ये गुजरात के सौराष्ट्र में, मतलब गुजरात में है जूनागढ़ अभिलेख। ये स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण एवं पहला अभिलेख है। स्कंदगुप्त का पहला अभिलेख है कौन सा, जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा, जूनागढ़ का अभिलेख। कहाँ है, गुजरात में। दूसरा, भीतरी स्तंभ अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में।
इस लेख में हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। अब आपसे पूछेगा हुणों के साथ युद्ध किसने किया था, कौन से गुप्ता रूलर ने, तो स्कंदगुप्त ने। ये कहाँ मेंशन है, ये भीतरी स्तंभ अभिलेख में। और भीतरी स्तंभ अभिलेख कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। बस आसान सी चीज़ है। भीतरी लेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त की माताओं के नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा है कौहौम स्तंभ लेख, ये भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है, गोरखपुर में। इस लेख में वर्णित है कि भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रतिमा बनवाई थी। तो महावीर की प्रतिमा किसने बनवाई थी, भद्र ने। ये किसमें वर्णन है, काहोम का जो स्तंभ अभिलेख है उसमें, ठीक है। नाम याद रखना, काहोम स्तंभ अभिलेख में जैन के बारे में वर्णित है कि जैनों की प्रतिमा बनवाई थी 5 तीर्थंकराओं की। फिर आता है इंदौर ताम्रपत्र, ये भी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। इंदौर ताम्रपत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ताम्रपत्र, मतलब बुलंदशहर में। अब इंदौर से आप एमपी मत समझिएगा इसको। अब आ जाता है सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के रीवा में है। सूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। इस अभिलेख में गुप्तों की वंशावली के बारे में बताया गया, मतलब ये याद रखो, सूपिया अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश। गढ़वा शिलालेख ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, ठीक है। यह स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है, ये आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है। गढ़वा अभिलेख कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो बता रहा हूँ, जो याद रहे ना रहे, ये अभिलेख जरूर याद रखना कहाँ पे है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है, भीतरी उत्तर प्रदेश, कौहौम भी उत्तर प्रदेश में, इंदौर भी उत्तर प्रदेश में, सूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश में, गढ़वा भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये यूपी जीके में भी पूछ सकता है आपसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख सबके आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्कों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अब देख लेते हैं। कौड़ियाँ जो थी वो फाहियान के अनुसार भारत में क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। नहीं, कौड़ी, एक कौड़ी, दो कौड़ी, कौड़ी का प्रयोग होता था। संपूर्ण प्राचीन और मध्यकाल में कौड़ियों का एकमात्र स्रोत मालद्वीप था। कौन था, मालद्वीप था एकमात्र स्रोत जो कौड़ियों का था। इस तरह की कौड़ियों की प्राप्ति सोहेपुर, जो कि उड़ीसा, और भौंदरी या बहुंदरी गांव में हुई है, ठीक है। नारद स्मृति और पंतज महाभाष्य में दिनार का उल्लेख मिलता है। दिनार का उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, नारद स्मृति और पंतज महाभाष्य में दिनार का उल्लेख मिलता है। कौड़ियाँ भी चलती थी और दिनार भी चलता था, ठीक है। सूर्यसेन शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। जो सूर्यसेन शासक है उसमें लक्ष्मी का अंकन मिलता है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के आदि वराह प्रकार के सिक्कों पर बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय और वराह अवतार का अंकन मिलता है। कहाँ से मिलता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रतिहार शासक जो था मिहिर भोज, उसके आदि वाहर प्रकार के जो सिक्के थे उसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय और वराह अवतार का अंकन मिलता है। दूसरा है विशलप्रिय चहमान, जिसको चौहान शासक विग्रहराज चतुर के नाम से प्रचलित सिक्के चलते थे। मतलब विशलप्रिय चहमान जिसको चौहान बोलते थे, मतलब विशलप्रिय चौहान याद रखो, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के नाम से प्रचलित सिक्का था। अश्वरोही प्रतीक युक्त चांदी के सिक्के चौहान रानी सोमल देवी से संबंधित हैं। दूसरा जो है गौधैया सिक्के, हुण शासकों ने सैसेनियन सिक्कों के अनुकरण पर चलाए थे, गौधैया सिक्के। देवता हनुमान का अंकन कदम्ब शासकों एवं चंदेल शासक संलक्षण वर्मन के सिक्कों पर मिलता है। ये मतलब सिक्कों के बारे में चीज़ें दी हुई हैं इसमें, ठीक है। मतलब सिक्कों से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसमें मिल जाएगा सब। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर सर्वप्रथम उमा का अंकन किया गया है। बुद्ध और शिव का अंकन कनिष्क और हुविष्क दोनों की मुद्राओं पर मिलता है। किसका, बुद्ध और शिव का अंकन। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति मिलती है। कुमारगुप्त ने जो सिक्के चला उसमें मयूर था। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। ये सब हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ये उसी की समरी है, ठीक है। सिक्कों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटेगा नहीं, सब इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। बंगाल में चांदी के हरिकेल सिक्के चलते थे। कैसे चलते थे, हरिकेल सिक्के चलते थे। रजत शतमान का प्राचीनतम उल्लेख मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होता है। जो रजत शतमान का उल्लेख है वो कहाँ से, मैत्रायणी संहिता से। कर्षापाण का पहला उल्लेख सामविधान ब्राह्मण हुआ है। कर्षापाण का पहला उल्लेख सामविधान ब्राह्मण हुआ है। और नागनिका के नानाघाट अभिलेख, नागनिका के नानाघाट अभिलेख तथा नहपान के नासिक अभिलेख में कर्षापाण के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्का जारी करा था। ये इंपॉर्टेंट है, देखो, हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्का किसने जारी करा था, हिंद यवन शासकों ने। और गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये सब, ठीक है। गुप्त शासकों में सोने का सिक्का चलाने का श्रेय किसको जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। और हिंद यवन के जो शासक थे स्वर्ण सिक्का सबसे पहले उन्होंने ही चलाया। गुप्त शासन के पतन के बाद कलचुरी शासक जो थे गंगादेव विक्रमादित्य ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। किसने, गंगेदेव विक्रमादित्य ने।
आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि अमरावती से मिली है। जो आहत सिक्के हैं सबसे बड़ी कहाँ से मिली संचित निधि, मतलब एक स्थान जहाँ से बहुत सिक्के मिले, अमरावती से। हिंद यवनों ने मुद्रा बनाने की नई विधियाँ, डाइस्ट्रिंग, कौन सी, डाई स्ट्रिंकिंग किसने चलाई थी, हिंद यवन वालों ने इसकी शुरुआत की। और सर्वप्रथम ठप्पों से टंकित सिक्के चलाए थे, ठप्पों से टंकित सिक्के। ज़्यादातर हिंद यवन सिक्के वर्गाकार या चौकोर थे। कैसे थे, वर्गाकार या चौकोर, ठीक है। हिंद यवनों के टकसाल कहाँ कहाँ थे, कपीसा, पुष्क कलावती और तक्षशिला में। कपीसा, पुष्क कलावली और तक्षशिला में। दिमित्र ने स्वयं को अपने सिक्कों पर अपराजित घोषित किया। क्या घोषित करा, अपराजित, किसने, दिमित्र ने। अर्थशास्त्र में कूट रूपक नामक पद का उल्लेख मिलता है जिसका काम जाली सिक्के बनाना होता था। देखो नाम है कूट रूपक, नाम ही से रूपक सिक्के होते थे। कूट मतलब जो जाली बनाता था, मतलब तब भी जाली सिक्के बनते थे जो आज बनते हैं। तो कूट रूपक क्या होता था, जो जाली सिक्के बनाता था। सिंपल सी चीज़ें, बस वन लाइनर नोट कर लो, आपको हर जगह ये मिलेंगी नहीं। आपको थोड़ा वो लगेगा अरे और बहुत सारा है, पर यार पेपर के लेवल देख रहे हो ना, कहाँ से क्या पूछ रहा है, आदमी का दिमाग ख़राब हो जा रहा है। ऐसी ऐसी जगह से सवाल बन रहे हैं ना कि पूछो मत। तो आपको इसमें सब मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई बुक अब आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी जहाँ से आपको चीज़ें ना मिले। ये आप बस वन लाइनर नोट कर लो और आराम से इसको पढ़ोगे, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, सीसा और पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए थे। सीसा और पोटीन के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहन शासकों ने। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कदम शासक शांति वर्मा ने सोने के 8 सिक्के चलाए थे। दक्षिण भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे, जो कदम शासक था शांति वर्मा, उसने चलाए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के व्याघ्र शैली के जो चांदी के सिक्के थे सिर्फ पश्चिम भारत में प्रचलित थे। चोल शासकों के सिक्कों पर बाघ का चिन्ह का अंकन हुआ। चोल शासकों के चिन्ह पर किसका, बाघ के चिन्ह का अंकन हुआ। और शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण चंद्रगुप्त II की रजत मुद्रा है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन है, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापीड़ के सिक्कों का ढेर उत्तर प्रदेश के बांदा से मिलता है। ललितादित्य और मुक्तापीड़ के सिक्कों का ढेर कहाँ से मिलता है, उत्तर प्रदेश के बांदा से। चोल शासक राजा राज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति मिलती है। जो चोल शासक है राजा राज प्रथम, अब उसके सिक्कों पे हमें क्या मिलता है, मुरलीधर की आकृति मिलती है। और गौड़ शासक शशांक के सोने के सिक्कों पर नंदी से टिके शिव और हाथी के साथ लक्ष्मी का अंकन मिलता है, ठीक है। और वही सातवाहन मुद्राओं पर प्राकृत भाषा और गुप्त मुद्राओं पर संस्कृत भाषा का उल्लेख हुआ है। सातवाहन मुद्राएं जो चली उस पर कौन सी भाषा चली, प्राकृत, और गुप्त मुद्राओं पे संस्कृत, ठीक है। गोंडो फर्नीज ने सर्वप्रथम सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया। सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किसने करा, गोंडो फर्नीज ने। और बेंट बार प्रकार के सिक्के गांधार में प्रचलित थे। कहाँ प्रचलित थे, गांधार में। कदर्मक शक शासकों ने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई। जो कदर्मक शासक थे उसने चांदी के सिक्कों पर अपनी तिथियां लिखवाई। भागली की मुद्राएं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। जो भागली की मुद्राएं वो कहाँ से मिली है, जो नर्मदा घाटी वहाँ से। सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन कुषाण शासक हुविस्क से सिक्कों पर मिलता है। मतलब देवी देवताओं का अंकन किस सिक्कों पर मिलता है, जो कुषाण शासक थे उस पर मिलता है, हुविस्क। कनिष्क के सिक्कों पर आर्दाक्षो देवी का अंकन मिलता है। किसका, आर्दाक्षो देवी का। और भारत में शीशे के सिक्के सिर्फ सातवाहन और हिंद यवन ने चलाए थे, ठीक है। किसने चलाए थे, लेड के सिक्के या शीशे के सिक्के, सातवाहन और हिंद यवन ने। कृष्ण बलराम प्रकार की मुद्राएं किसने चलाई थी, आगोथोक्लीस, किसने, अगाथोक्लीस ने चलाई थी। बैल प्रकार की मुद्राएं स्कंदगुप्त ने चलाई। और वहीं योधे शासकों के सिक्कों पर कार्तिकेय और कृतिका की आकृति मिलती है, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, यहाँ से बस यहाँ तक है, पर इसमें पूरा संपूर्ण जितनी सिक्कों से रिलेटेड जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है इतिहास में सिक्कों की, ये सारी मिल जाएगी। अब आपको लगेगा इतना याद कैसे करें, तो थोड़ा थोड़ा याद करो डेली, 10-10, 5-5 पॉइंट याद करो, पेपर में बहुत टाइम है, आराम से याद करो। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो और मैं बता ही दिए आपको, जैसे स्कंदगुप्त वाला है, कुशांश वाले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट ही वन लाइनर, ज़्यादा नहीं है, 30-40 होंगे बहुत ज़्यादा, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। देखो अभी यही चीज़ मैं 20-20 सोर्सों से आपको कराऊँ, टेस्टों से कराऊँ, अब आपको क्या कोई बाहर नहीं मिलेगा। इससे सिक्के से रिलेटेड कभी भी कोई प्रश्न आ जाए सब हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार इसको गो थ्रू करिए, मेरी बात मान के एक बार और रिवाइज करिए और नोट जरूर बनाइए। चलिए, गुप्त शासन में राजभाषा, राजधानी, ये सब देख लेते हैं। प्रशासन, गुप्त प्रशासन अगर पता हो, राजभाषा क्या थी गुप्त की, संस्कृत, राजधानी पाटलिपुत्र। राजभाषा संस्कृत और राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। केंद्र में क्या होता था, प्रांत, भुक्ति या देश बोलते थे जिसको, क्या बोलते थे, प्रांत, भुक्ति या देश। विषय है ये जिला, विधि तहसील को बोलते थे, फिर पेट, फिर ग्राम, ठीक है। नगर प्रशासन में क्या होता था, ग्राम प्रशासन होता था, न्याय प्रशासन होता था, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन और भू प्रशासन। और गुप्तों के सामंत कौन कौन होते थे, मौखरी, परिव्राजक, उत्तरगुप्त, उच्चकल्प, सनकानिक, वर्मन और मैत्रक, ठीक है।
इसमें से आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। सैन्य प्रशासन, सेना का कार्यालय जो था वो बलाधिकरण कहलाता था। सेना का कार्यालय क्या कहलाता था, ये आपको याद रखना है, बलाधिकरण कहलाता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। बस ये याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी वो महाबलाधिकृत कहलाता था। अन्य सैन्य अधिकारी जो थे वो कौन थे, महापिलुप्ति, जो कि हाथियों की सेना का प्रमुख था। महापिलुप्ति कौन था, हाथियों की सेना का प्रमुख। और भट्टाशुपति ये घुड़सवारों की सेना का प्रमुख था। भट्टाशुपति कौन था, घुड़सवारों की सेना का प्रमुख। भट्टाशुपति घुड़सवारों की सेना का प्रमुख। और रण भंडागारिक ये कौन है, देखो नाम से पता चला भंडागारिक, ये सैन्य साजो सामान की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था, जो सामान वगैरह के इकट्ठा करता था, कहाँ से क्या उसको रण में, तो रण मतलब जहाँ पे रण होता है, भंडागारिक मतलब भंडार करना, ठीक। ऐसे ही चौरो द्वारणिक कौन है, चौरो द्वारणिक ये चोर पकड़ने वाला सिपाही था। चौरो द्वारणिक कौन था, चोर पकड़ने वाला सिपाही। कौन था, चोर पकड़ने वाला सिपाही, ठीक है। चलिए भू राजस्व प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। भू राजस्व प्रशासन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्षेत्र भूमि जो होती थी वो कृषि योग्य भूमि होती थी, क्षेत्र भूमि। सिल या खिल जो होता था ये बंजर भूमि होती थी। बंजर भूमि को क्या बोलते थे, सिल या खिल। और छिद्र भूमि में न्याय, छिद्र भूमि न्याय, इसका उपयोग गैर कृषि भूमि या कृषि योग्य भूमि दोनों के लिए किया जाता था। छिद्र भूमि न्याय क्या होता था, गैर कृषि भूमि या कृषि योग्य भूमि। वास्तु जो होता था ये वास करने योग्य भूमि होती है, वास्तु वास करने योग्य भूमि। आपराहत क्या होता था, ऐसी जंगली या परती भूमि जिस पर अभी तक हल नहीं चला हो। आपराहत क्या था, जिस पर हल नहीं चला हो बस। और ब्रह्मदेय क्या होता था, ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त कर भूमि। ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त कर मुक्त भूमि। अप्रदा क्या होता था, अप्रदा बिना बंदोबस्त वाली भूमि। अप्रदा क्या होता था, बिना बंदोबस्त वाली भूमि। और अग्रहर भूमि क्या होता था, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्य हेतु प्रदत्त भूमि। फिर से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना। क्षेत्र भूमि क्या होती थी, जो कृषि योग्य हो। सिल या खिल क्या होती थी, जो बंजर होती थी। छिद्र भूमि न्याय क्या होता था, जो कृषि योग्य भूमि होती थी। वास्तु होता था वास करने योग्य जहाँ लोग रहते थे। आपराहत क्या होता था, जंगली भूमि जहाँ हल नहीं चलता है। ब्रह्मदेय जो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए दान दी जाती थी। अप्रदा बिना बंदोबस्त वाली भूमि। अग्रहर भूमि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्य होती प्रदत्त भूमि, ठीक है। फिर आता है भू प्रशासन से संबंधित अधिकारी कौन होते थे, भू प्रशासन से ध्रुवाधिकरण। कौन, ध्रुवाधिकरण ये भू कर संग्रह करता था। ये कौन है, भू कर संग्रह करता, जो जमीनों का टैक्स होता था वो वसूल करता था, ध्रुवाधिकरण। महाछपटलिक कौन, महाछपटलिक ये लेखा का प्रभारी था। किसका, लेखा का, जो लेखा जोखा तैयार करता था उसका प्रभारी था महाछपटलिक। करणिक कौन था, भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक। भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक था ये करणिक। दिविर कौन था, लेखक या लिपिक था। दिविर कौन था, जो लेखक होता था, दिविर वो कहलाता था। न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का जो निपटारा कराता था। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा जो कराता था वो न्यायाधिकरण होता था, ठीक है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति, ये आपसे मेंस में पूछ सकता है ना, कि गुप्त काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उल्लेख करें। तो गुप्त काल में महिला स्थिति में गिरावट आई। गुप्त युगीन नाटकों से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उच्च सामाजिक स्तर वाले पात्र संस्कृत बोलते हैं। जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, वहीं निम्न सामाजिक स्तर वाले जो पात्र थे वो महिला और शूद्र वो प्राकृत बोलते थे। मतलब जो समाज में ऊपर थे वो संस्कृत बोलते थे एलीट लोग, और जो थोड़ा नीचे तबके में थे वो प्राकृत बोलते थे। याज्ञवल्क्य के अनुसार महिला का विवाह ही उनका उपनयन है, इसलिए उसे वेदाध्यान क्या बोलते थे, वेदाध्यान या शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो आपको वन लाइनर याद रखता, महिलाओं को गुप्त काल में शिक्षा का अधिकार नहीं था। कालिदास ने कन्या की तुलना बंधक रखे धन से की है। कालिदास ने कन्या की तुलना किससे कर दी है, जो बंधक रखे धन से। बंधक रखे धन का मतलब समझे कि ऐसा है उस धन का उपयोग नहीं किया जा सकता। पर्दा प्रथा उत्तर भारत में प्रचलित थी, साहित्य में उसका उल्लेख मिलता है। पर्दा प्रथा प्रचलित थी, लेकिन दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये आपको याद रखना है। उत्तर भारत में पर्दा प्रथा थी, दक्षिण भारत में नहीं थी। उसका कारण ये हो सकता है कि हुण कुषाण ये सब का आक्रमण होता था, तो जिससे उनको मुँह छुपाना पड़ता होगा। क्योंकि अजंता के चित्रों, नाटकों, मुद्राओं जिन पर रानियों का अंकन है उन्हें कहीं भी घूंघट नहीं है। मतलब दक्षिण में नहीं मिलता है, उत्तर में मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य का पतन, समाज एवं संस्कृति, ठीक है। गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा के.एम. मुंशी ने दी है। गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है, के.एम. मुंशी ने दी है। अजंता से प्राप्त 30 गुफाओं की खुदाई का काल 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना गया। जो हमें अजंता की गुफाएं मिली हैं, ठीक है, इनकी खोज कब हुई थी, 1st सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में।
इसमें चैत्या मंदिर और विहारा मठ प्रमुख है। अजंता में नहीं, चैत्या भी है, विहारा भी। चैत्या जहाँ पूजा होती थी, विहार जहाँ रहते थे बौद्ध मॉन्क्स वगैरह। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी। ये तो अभी चोलास के बाद हम पढ़ेंगे अलग से, अभी अभी तय रखो। सेल्फ गवर्नमेंट जो आज हम लोग पंचायती सिस्टम पढ़ते हैं, ये चोलाओं ने तब चलाया था, ठीक है। गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कारणिक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। भूमि से रिलेटेड जो आलेख को सुरक्षित रखता था उसको कारणिक कहते थे। नल, कुल्यवाप, द्रोण एवं पाटक गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में भूमि माप की इकाई थी, ठीक है। भूमि माप की इकाई क्या थी? नल, कुल्यवाप, द्रोण, पाटक। नल, कुल्यवाप, द्रोण, पाटक, ठीक है। नल, कुल्यवाप, द्रोण, पाटक ये भूमि माप की इकाई थी। और याज्ञवल्क्य ने विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की है, ठीक है। न्यूटन के बहुत पहले ही प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगा लिया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता न्यूटन से पहले ही किसने लगा लिया था? प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। दूसरा है राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। किसको? राजशेखर ने नर्मदा नदी को। आर्यवर्त और दक्षिण, मतलब नॉर्थ में आर्यवर्त, दक्षिण में दक्षिणावर्त और बीच में नर्मदा नदी, ठीक है। वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना अल्लभ प्रभु और उसके शिष्य बसाव ने की थी, ठीक है। और गुप्त अभिलेखों में भाग व भोग के अतिरिक्त उदंग्र और उपारिकर नामक करों का उल्लेख है, ठीक है। भाग और भोग तो दो कर थे ही, उदंग्र और उपारिकर नामक दो टैक्स और थे। उदंग्र जो था राज्य को दिया जाने वाला भूमि कर था, जो राज्य को देना पड़ता था भूमि कर था। सौगौरा अभिलेख से ऐसे दो धान्य घरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है जिनका संकट काल में प्रयोग किया जा सके। सहगौड़ा अभिलेख गोरखपुर में स्थित है, आपको ये याद रखना है। सहगौड़ा अभिलेख कहाँ से मिलता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर जो कि कानपुर में उत्तर प्रदेश में, और सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर में ईंटों से निर्मित है। कालीन मंदिर है भीतर गांव का मंदिर, और सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित है। किससे? ईंटों से। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और गुप्त काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पदाधिकारियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ये बहुत मिलेंगे, बस ये अंतिम है। इसके बाद वक्तका वंश आएगा। एक बार इससे यारों में क्वेश्चन आया था। चलिए, महाबलाधिकृत ये कौन होता था भैया? प्रधान सेनापति। रटना पड़ेगा इसको, फिर से कह रहा हूँ, चाहे 20 बार करो, 30 बार, कुछ भी करो, रटो इसको, पूछता है ये। महाबलाधिकृत कौन होता था? प्रधान सेनापति। महादंडनायक, ये तो ईजी है, मुख्य न्यायाधीश को बोलेंगे। महाप्रतिहार कौन होगा? राजमहल के रक्षकों का प्रमुख। महाप्रतिहार कौन होगा? जो राजमहल के रक्षकों का प्रमुख होगा वो। महासंधि वग्राहक कौन होगा? महासंधि वग्राहक ये युद्ध निर्णायक होगा। युद्ध निर्णायक को बोलेंगे महासंधि वग्राहक। दंडपाशिका कौन होगा? दंडपाशिका पुलिस विभाग का अध्यक्ष। दंडपाशिका पुलिस विभाग का अध्यक्ष होगा दंडपाशिका। भंडागाराधिक्रेता कौन? भंडागाराधिक्रेता शाही खजानों का अध्यक्ष। भंडागाराधिक्रेता कौन होगा? शाही खजानों का अध्यक्ष। महापक्षपटलिका कौन होगा? लेखा विभाग का प्रमुख। महापक्षपटलिका लेखा विभाग का प्रमुख को महापक्षपटलिका बोलेंगे। विनय स्थिति संस्थापक शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होगा विनय स्थिति संस्थापक। सर्वाध्यक्ष कौन होगा? सभी केंद्रीय विभागों के लिए निरीक्षक जो होगा, सभी केंद्रीय विभागों का निरीक्षक सर्वाध्यक्ष। महाअश्वपति कौन होगा? घुड़सवार सेना का नियंत्रक। महाअश्वपति घुड़सवार सेना का नियंत्रक। विनयपुरा राजा के दरबार में अलग अलग मेहमानों को पेश करने वाला अधिकारी। राजा के दरबार में अलग अलग मेहमानों को पेश करने वाला अधिकारी विनयपुरा। युक्ता पुरुष कौन होगा? आधिकारिक युद्ध लूट का हिसाब रखना। आधिकारिक युद्ध लूट का हिसाब रखने को बोलेंगे युक्ता पुरुष। खाद्यत पकिका कौन होगा? खाद्यत पकिका शाही रसोई का निरीक्षक, नाम से ही पता चल रहा है। महानरपति पैदल सेना का अध्यक्ष। महानरपति पैदल सेना का अध्यक्ष। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अब 9 रत्न भैया, मोस्ट मैं जितना लिख दूं उतना कम है। 9 रत्न, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न। कौन कौन? कालिदास जो कि लेखक था, धन्वंतरी चिकित्सक था, वरामिहिर खगोल शास्त्री, अमर सिंह कोशकार, छपणक ये ज्योतिष था, शिल्प शास्त्र था शंकु, शास्त्र मंत्र था बेताल भट्ट, कवि था घटकपर। कौन था? घटकपर। और वरुरुचि संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण कौन था? वरुरुचि। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से पूछे 9 रत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कौन थे? ऑप्शन में दे दे, क्या ये चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से हैं या नहीं, ऐसे दे सकता है। कालिदास, धन्वंतरी, वरामिहिर, अमर सिंह, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर और वरुरुचि। कालिदास, धन्वंतरी, वरामिहिर, अमर सिंह, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वरुरुचि। याद करना पड़ेगा भाई। और एक बार ये महाबलाधिकृत प्रधान सेनापति रहता था, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश हो गया,
महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रमुख, महासंधि वराग्रहक युद्ध निर्णायक, दंडपाशिका पुलिस विभाग का अध्यक्ष, भांडागराधिक्रेता शाही खनाजों का अध्यक्ष, महापक्षपटलिका लेखा विभाग का प्रमुख, विनय स्थिति संस्थापक शिक्षा विभाग का अध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष सभी केंद्रीय विभागों के लिए निरीक्षक, महाअशुपति घुड़सवार सेना का नियंत्रक, विनयपुरा राजा के दरबार में अलग अलग मेहमानों को पेश करने वाला अधिकारी, युक्ता पुरुष आधिकारिक युद्ध लूट का हिसाब रखने वाला, खाद्यपत्रिका शाही रसोई का निरीक्षक, महानरपति पैदल सेना का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये खत्म हो गया गुप्ता पीरियड आपका। गुप्त काल की स्थिति, संस्कृति, समाज, ये भूमि के प्रकार, भू संसाधन के अधिकारी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, सैन्य प्रशासन, केंद्र में क्या क्या होता था, प्रांत, विषय जिसको जिला बोलते थे, याद रखना है ना। देश को, जिले को क्या बोलते थे, विषय बोलते थे। ठीक है, और जिला मतलब विषय होता था, तहसील विथि होता था, आपको ये याद रखना है। तहसील गुप्त वंश में क्या कहलाती थी, विथि, पेट, ग्राम, ये सब होता था आपका। ठीक है, और ये सिक्कों से रिलेटेड समस्त इतिहास है भारत का, जो भी सिक्कों से रिलेटेड है, और स्कंदगुप्त के अभिलेख और ये स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, ये दूसरा पार्ट। अब गुप्ता पीरियड खत्म हो गया। इससे पहले के वीडियो में गुप्ता पीरियड का एक पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो है वक्टका वंश। ठीक है, वो कल आपको एक लेक्चर में वक्टका वंश और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, बहुत जल्दी एंशिएंट हिस्ट्री बस खत्म होने वाली है। उसके बाद हम लोग ये बताइए मॉडर्न पढ़ाऊँ कि पहले मिडीवल पढ़ाऊँ, ये मुझे कमेंट में ज़रा बताइए। मतलब मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे या आधुनिक भारत का पहले करा दूँ। ठीक है।